हेलो एवरीवन। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके लिए आंसर राइटिंग का सेशन होगा, तो आज उस सीरीज का पहला पार्ट है। कल से आपका जो 90 डेज प्लानर होगा उसमें भी आंसर राइटिंग का एक सेक्शन रखेंगे। अब ये इतना सब एक साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि इस बार आपके प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे, क्योंकि सीधी सी बात है, कंपटीशन है वो टफ है, कट थ्रोट कंपटीशन है। आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं होगे, कोई ऑलरेडी रेडी बैठा है। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन जो भी मैं लूंगा, पहले एटलीस्ट 10-15 सेशन में जो भी मैं क्वेश्चन लूंगा वो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन लूंगा, और करंट अफेयर्स वाले भी वो क्वेश्चन लूंगा जो 90 डेज प्लानर में हमने क्वेश्चन करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं, ताकि आपके पास कंटेंट का प्रॉब्लम ना हो। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको आंसर राइटिंग नहीं आता, जबकि जेन्युइनली उन्होंने वो पार्ट ही नहीं पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, आपको आइडिया ही नहीं है सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? तो पहले अपना जो कोर सिलेबस है उसको कवर करना, एक साइड में कवर करिए, तब जाकर आप आंसर लिख पाएंगे। आप एक्चुअली चाह क्या रहे हैं कि आप आंसर पहले लिखें और सिलेबस बाद में खत्म करें। ऐसा जादू सिर्फ वही करवा सकते हैं जिनको आंसर राइटिंग का कोर्स बेचना है। अदरवाइज एक जेनरिक एडवाइस यही होगी, आप अपना कोर्स सिलेबस खत्म करिए, उसमें करंट अफेयर्स ऐड करिए, उसके बाद आंसर लिखना है। आंसर राइटिंग उतना बड़ा हवा नहीं है, उसको बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसके केस में जितना ज्यादा वेगनेस होगा आप उतना ही ज्यादा पैनिक करेंगे। पैनिक नहीं करना है। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि इससे नीचे का लेवल हो ही नहीं सकता, और इससे नीचे का लेवल अपने को चाहिए भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट द ड्यूअल इम्पैक्ट, ड्यूअल का मतलब है दो, इम्पैक्ट ऑफ फ्रीबी पॉलिसीज ऑन सोशल वेलफेयर एंड स्टेट फाइनेंस इन बिहार। अब हमने फ्रीबी और वेलफेयर वाला जो करंट अफेयर्स है वो पॉलिटी के 90 डेज प्लानर में ऑलरेडी कवर कर लिया। फ्रीबी का मतलब है सरकार फ्री में ऐसे ही इलेक्शन से पहले चीजें देती है, और वेलफेयरिज्म का मतलब है कि सरकार लॉन्ग टर्म के लिए काम करती है, जैसे अच्छा हेल्थ देना, अच्छा एजुकेशन देना, अच्छा स्किल देना। ये तो हो गया है आपका लॉन्ग टर्म के लिए काम। जो इमीडिएट काम है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी फॉर इरिगेशन, ठीक है, या फिर लेट्स से फ्री बस सर्विस, है ना। तो ये सारे क्या है, इमीडिएट वाले हैं। ठीक है, व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू मिटिगेट देयर नेगेटिव इम्पैक्ट while preserving their सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट। दो पार्ट है क्वेश्चन के। पहले पार्ट में इसने पूछा ड्यूअल इम्पैक्ट, ड्यूअल का मतलब डबल इम्पैक्ट। किस किस पर इम्पैक्ट होगा? एक तो सोशल वेलफेयर पर और दूसरा स्टेट के फाइनेंसेस पर। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का वो ये पूछा है कि इसके लिए करना क्या चाहिए ताकि हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकें। क्वेश्चन पहले समझना जरूरी। देखिए, आंसर राइटिंग में अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं, आपका 50% काम खत्म हो गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर राइटिंग में वो लिख के आते हैं जो उनको आता है, जबकि आपको वो लिखना है जो क्वेश्चन ने पूछा है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इस चीज में। ठीक है, अब क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो मैं कुछ भी हाई फाई लेवल पे नहीं जाऊंगा। पहला काम अपने को एटलीस्ट इस वीक में पहला काम करना है इंट्रोडक्शन लिखना। और इंट्रोडक्शन लिखने का एक बहुत आसान सा तरीका है, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ये क्वेश्चन किसके बारे में है, किस टॉपिक के बारे में है, तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन है, ये इस चीज के बारे में घूम रहा है, फ्रीबीज पॉलिसी। ठीक है, अब आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन की। हाँ, इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे फ्रीबी। फ्रीबी पॉलिसी का बेसिक मतलब क्या है कि सरकार चीजें देती है, गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विस विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन। कोई हाई फाई इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे शुरुआत में। शुरुआत के एक वीक 10 दिन हमें सिर्फ उसका एक स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा सोशल वेलफेयर पर और स्टेट फाइनेंस पर। तो सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब इसका असर क्या होगा। हाँ, तो वेलफेयर पे इम्पैक्ट क्या होगा?
कि जो लोग गरीब हैं उनको फैसिलिटी मिलेगी, जो लोग गरीब हैं उनको भी सुविधाएं मिलेंगी। तो इससे क्या होगा, इससे इंक्लूसिवनेस आएगी। अब देखो, मैं यहाँ पर जानबूझ के आपको एक टर्म और एक एक चीज बताना चाह रहा हूँ। आपको नहीं पता अगर इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है तो आप आंसर कैसे लिखेंगे। फिर वापस से स्टैटिक पार्ट के ऊपर हम जाएंगे। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, स्टेट फाइनेंस क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता, आप आंसर लिख ही नहीं सकते हैं। आप आंसर लिखेंगे लेकिन आप पता है क्या करेंगे, आप किसी वेबसाइट पे आंसर को रीड करेंगे फिर उसको रट्टा मार के लिखेंगे। इस चीज को आंसर राइटिंग नहीं बोलते हैं। पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मान लीजिए आंसर राइटिंग को ऐसे समझिए, किसी बच्चे ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है और आपको सिर्फ वर्बली उसका आंसर करना है। अगर आप वर्बली उसका आंसर कर पाएंगे तो आप उसको लिख भी पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो आप वर्बली आंसर नहीं कर पाएंगे, और वर्बली आंसर नहीं कर पाएंगे तो आप उसका आंसर लिख भी नहीं सकते और कोई आपको सिखा भी नहीं सकता। क्योंकि इसमें पहला आपका प्रॉब्लम है कंटेंट प्रॉब्लम। आंसर राइटिंग तब आएगी जब आपका कंटेंट वाला प्रॉब्लम है वो शॉर्टेड है। ठीक है, तो वेलफेयर होगा, उससे इंक्लूसिवनेस आएगी, उससे एम्पावरमेंट होगा। सिर्फ कीवर्ड की मैं बात कर रहा हूं अभी। एम्पावरमेंट होगा, उससे पॉवर्टी इरेडिकेशन या फिर अपलिफ्टमेंट होगा। अपलिफ्टमेंट, ठीक है, ये तो हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात। अब स्टेट फाइनेंस पे क्या इम्पैक्ट होगा या फाइनेंस पे क्या इम्पैक्ट होगा। देखो, अगर सरकार बहुत सारा फ्रीबी पे खर्चा करती है, इसका मतलब सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है इसका मतलब है आप डायरेक्टली इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं बिना प्रीलिम्स और मेंस के। और इस चीज को मैं यूजुअली बोलता हूँ डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग का मतलब क्या है, हवाई वे में प्रिपरेशन करना। हर चीज का एक तरीका होता है, आप तरीका नहीं फॉलो करेंगे तो आप अपना जो प्रिपरेशन जर्नी है उसको एक 5 ईयर प्लान बना रहे हैं। ठीक है, हाँ, हो सकता है आपको ये सब चीजें मतलब आज तक किसी ने नहीं बताई हो तो इसलिए आपको बड़ा रूड लगेगा कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, हमें तो डीमोटिवेट किया जा रहा है। नहीं, डीमोटिवेशन और रियलिटी समझाने में एक डिफरेंस है। डीमोटिवेशन तब होगा जब मैं बोल रहा हूं कि आप चाहे कुछ भी कर लो आपका नहीं होगा, वो डीमोटिवेशन है। लेकिन अगर आप गलत स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम क्लियर करने के ड्रीम ले रहे हो तब वो डीमोटिवेशन नहीं है, तब वो रियलिटी दिखाना है। ठीक है, ओके, तो फाइनेंस पे क्या इम्पैक्ट होगा, सिर्फ 3-4 चीजें हम बात करते हैं। एक तो सरकार का बोरोइंग बढ़ेगा, और अगर बोरोइंग बढ़ेगा तो उससे इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा, इससे सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा। ठीक है, अब अगर हम इस साल के इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो बिहार सरकार के लिए और भारत सरकार दोनों के लिए इंटरेस्ट पेमेंट एक बहुत बड़ा बोझ है। आईएसपी जिसको हम बोलते हैं, इंटरेस्ट, सैलरीज और पेंशन, ये बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। ठीक है, भारत सरकार भी लगभग अपना एक्सपेंडिचर का 20% इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च करती है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये रिकरिंग है। रिकरिंग है तो वो इसका मतलब है बार बार करना होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम हमारा कम होगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा, तो हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। सब टेक्निकल टर्म्स हैं, आप हवाई वाला आंसर लिख के इसमें अच्छे मार्क्स का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। ये तो हमने बात कर ली इम्पैक्ट की। ठीक है, अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने ड्यूअल इम्पैक्ट की बात कर ली, वेलफेयर पे क्या इम्पैक्ट होना है, फाइनेंस पे। अब करना क्या चाहिए, तो देखो करना क्या चाहिए इसके लिए भी मैं 3-4 चीजें आपको बता देता हूं। स्टेप्स टू बी टेकन, एक टर्म होता है, अगर हमें सब्सिडीज पर खर्चा कम करना है तो हमें उन लोगों को ही सब्सिडी देनी चाहिए, उन लोगों को ही बेनिफिट देना चाहिए जिनको एक्चुअली जरूरत है। उसके लिए टर्म है सब्सिडी राशनलाइजेशन। सब्सिडी राशनलाइजेशन, राशनलाइजेशन का बेसिक मतलब है सिर्फ जरूरतमंद लोगों को सब्सिडी देनी है, बाकी लोगों को लिस्ट से हटा देंगे। दूसरा, लीकेज को कम करना पड़ेगा, एड्रेस लीकेज। लीकेज को कम करने का मतलब क्या है कि
बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उन्हें बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जो गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास बीपीएल कार्ड है। इस चीज़ को हम बोलते हैं लीकेज। तो एड्रेस लीकेज, अगर लीकेज को एड्रेस करेंगे तो सरकार का खर्चा कम हो जाएगा। कैसे एड्रेस करेंगे? इस चीज़ को हम बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है? उसके अलावा हमें बिहेवियरल चेंज भी इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 2 स्कीम की, यहाँ पे आप एग्जांपल भी दे सकते हो। एक पहल स्कीम था जिसके थ्रू सरकार है वो एलपीजी सिलेंडर्स पर सब्सिडी देती है, और एक पीएम किसान स्कीम है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपील की कि जिन लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, उन्हें ये सब्सिडी गिव अप कर देनी चाहिए, मतलब उन्हें ये बेनिफिट नहीं लेने चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने गिव अप किया, इसकी वजह से सरकार का बहुत सारा पैसा बचा। तो हमें ये सारे चेंजेस हैं ये इंट्रोड्यूस करने हैं। ये बात हो गई सेकंड पार्ट की। अब बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन का बेसिक मतलब आप हमेशा एक छोटा सा चीज यहीं पे बता देता हूँ। कंक्लूजन में अभी के लिए हमें बात करनी है कि हमें शॉर्ट टर्म फ्री भी नहीं देनी है, हमें लॉन्ग टर्म वेलफेयर पे ध्यान देना है। और उसके लिए आप ध्यान देंगे किस पर? ह्यूमन कैपिटल पर। ह्यूमन कैपिटल का मतलब हम अपनी पब्लिक को अच्छा हेल्थ देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उनको अगर अच्छा हेल्थ, अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्किल मिलेगा तो आगे जाकर वो अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छे से पैसा कमा पाएंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होगा, और हम एक विकसित देश बन पाएंगे। इस तरीके से हम अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। अब इसी इसी सब डायमेंशन और इसी बैकग्राउंड पर एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन है मोर और लेस सेम है, लेकिन मैंने उसका वर्डिंग जानबूझ के चेंज कर दिया। क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ फ्रीबी कल्चर इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड डेट ओब्लिगेशंस। ठीक है? अब होमवर्क में मैं आपसे सिर्फ अभी एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और उस चीज के लिए आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। आप इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? एक लाइन में बस कमेंट सेक्शन में लिखिए, सिर्फ एक लाइन में। शुरुआत से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, मत लिखिए आप, कोई और तो लिख ही रहा है। ठीक है? ऑल द बेस्ट। कल हम एक नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।